हरे कृष्णा, वेलकम टू आवर चैनल द बे ऑफ लॉ। तो आज हम लोग वाइवा के क्वेश्चंस के बारे में डील करेंगे। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी, लेकिन आप स्क्रीन में डिटेल में पढ़ सकते हैं। सबसे पहला है बेलेबल ऑफेंस किसे बोलते हैं। ये सेक्शन 2 क्लॉज ए सीआरपीसी में दे रखा है। वो ऑफेंस जो कि ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो कम सीरियस रहते हैं, उनकी सज़ा 3 साल से ज़्यादा की नहीं रहती। फर्स्ट शेड्यूल अगर हम लोग सीआरपीसी का देखेंगे तो उसमें बता दिया जाता है कौन सा जो ऑफेंस है बेलेबल है और कौन सा नॉन बेलेबल है। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जहाँ पे 3 साल से कम की सज़ा है वो बेलेबल ही होगा, ऐसा नहीं है। इसके एक्सेप्शंस भी हैं, तो मतलब ये थोड़े कम सीरियस रहते हैं और यहाँ पे बेल को हम एज अ राइट क्लेम कर सकते हैं। दूसरा है चार्ज। चार्ज 2 क्लॉज बी में दे रखा है सीआरपीसी के। उसमें बेसिकली अगर हम 2 क्लॉज बी में देखें तो ऐसा कुछ नहीं बताया, और अगर हम लोग अपनी नॉर्मल भाषा में बोले तो वो बेसिकली कौन से ऑफेंस, ठीक है, किस ऑफेंस का इल्ज़ाम लगा है अक्यूज के ऊपर, उसे हम लोग चार्ज कहते हैं। ठीक है, किस ग्राउंड पे अक्यूज के ऊपर कार्रवाई चल रही है वो चार्ज कहलाता है। एक तरीके से हम लोग अक्यूज को इन्फॉर्म करते हैं कि मतलब किस ग्राउंड पे आपके ऊपर जो है कोर्ट में सुनवाई चल रही है, आपको क्या प्रिपेयर करना है, क्या नहीं प्रिपेयर करना है। अगला है कॉग्नाइजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। तो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस हमारा 2 क्लॉज सी में दे रखा है। ये भी हमारा फर्स्ट शेड्यूल में अगर देखें तो पता चल जाएगा। यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर है ना, बिना वारंट के ही अरेस्ट कर सकता है। कॉग्नाइजेबल ऑफेंस जनरली नॉन बेलेबल होते हैं, मतलब सीरियस नेचर के होते हैं, ठीक है। और इसकी सज़ा जो रहती है जनरली डेथ पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर 3 साल से ज़्यादा की सज़ा रहती है, जैसे मर्डर, रेप, डाउरी देती है सारी चीज़ें। फिर अगला है नॉन कॉग्नाइजेबल। ये थोड़े कम सीरियस रहते हैं, ये बेलेबल होते हैं। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना कि कॉग्नाइजेबल वाला नॉन बेलेबल है, बेलेबल है। जिसमें नॉन लगा हुआ है, जैसे कॉग्नाइजेबल में नॉन लगा हुआ है, तो जिसमें नॉन नहीं लगा होगा उससे मैच करेगा। जैसे नॉन कॉग्नाइजेबल तो बेलेबल के साथ जाएगा। क्यों? क्योंकि बेलेबल के आगे नॉन नहीं लगा, ठीक है। मतलब अपोजिट्स होंगे, नॉन नॉन एक साथ नहीं रहेगा, एक नॉन और एक नॉर्मल, ठीक है। तो जैसे नॉन कॉग्नाइजेबल बेलेबल और नॉन बेलेबल कॉग्नाइजेबल, ठीक है। फिर जो ऑब्वियसली फिर इसका नॉन कॉग्नाइजेबल जो कि हमारा बेलेबल ऑफेंस है, कम सीरियस रहते हैं, जैसे असॉल्ट, चीटिंग, फॉर्जरी, डिफॉर्मेशन, ये सब हो गया। फिर अगला है कंप्लेंट, जो कि सेक्शन 2 क्लॉज डी सीआरपीसी में दे रखा है। कंप्लेंट क्या होता है? एलिगेशन, इल्ज़ाम, है ना। तो हम बेसिकली मजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है, इस इंटेंशन के साथ किया जाता है कि मजिस्ट्रेट जो है इस मैटर में कॉग्नाइजेंस लेगी और इस मैटर को जो है आगे प्रोसीड करेगी। पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है इसके अंदर, ठीक है। और कोई इन्वेस्टिगेशन पुलिस नहीं कर सकती जब तक उसे कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं बोलती। फिर अगला है एफआईआर। एफआईआर की डेफिनेशन वही 100 बार बोले जाने वाली बात कि एफआईआर की डेफिनेशन सीआरपीसी में नहीं दी गई, लेकिन सेक्शन 154 को रेफर किया जा सकता है। तो हाँ, यही है यहाँ पे। एक तरीके से ये जो रिटर्न डॉक्यूमेंट, एफआईआर थोड़े सीरियस केसेस में होता है, ठीक है। ये रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो कि पुलिस प्रिपेयर करती है जब वो किसी कॉग्नाइजेबल ऑफेंस के बारे में इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, ठीक है। ये पुलिस ऑफिसर को जो है ओरली भी कोई दे सकता है या फिर राइटिंग में भी दे सकता है, ठीक है। और जो भी इंसान पुलिस को बता रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है, उसे इसे साइन करना है, ठीक है। और उसका पुलिस जो है अकॉर्डिंगली प्रोसीड करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, एविडेंस कलेक्ट करेगी, है ना। पुलिस के पास पावर भी अगर लगता है कि जो ये बात है बेबुनियाद है तो कैंसिल भी किया जा सकता है। अगला है ज़ीरो एफआईआर। देखो, कभी कभी क्या होता है कि जो विक्टिम रहता है उस पुलिस स्टेशन, मतलब जिस जुरिस्डिक्शन में केस फॉल करता है, जिस पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में केस फॉल करता है वहाँ पे नहीं जा सकता, जैसे आशाराम के केस में हुआ। तो ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो वो किसी भी पुलिस स्टेशन में चला जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि उसी पुलिस स्टेशन में जाए जिधर पुलिस स्टेशन के पास जो है जुरिस्डिक्शन है। किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके अपने मैटर को दर्ज करा सकता है, ठीक है। मतलब ये जो पूरे लॉ वो क्यों बना है, लॉ सब इसीलिए बना है ना कि क्राइम को हटाया जा सके। अब पुलिस, आप इतना बेचारा जो विक्टिम है, मान लो रेप विक्टिम है, मतलब कोई भी विक्टिम है, वो बेचारा किसी तरह कंप्लेन करने के लिए पहुंचा है, ठीक है, और आप बोल दे कि ये हमारे जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आता, ऐसे भेज थोड़ी सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वो जो कोई से भी पुलिस स्टेशन पुलिस ऑफिसर जो है उसे उसको रजिस्टर कर लेगा उस कंप्लेन को, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है ना कि अगर एफआईआर रजिस्टर किया जाता है तो एक सीरियल नंबर दिया जाता है, लेकिन अगर जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं फॉल करता मैटर तो उसके अंदर जो सीरियल नंबर रहता है वो ज़ीरो रहता है, इस वजह से इसका नाम ज़ीरो एफआईआर है। अगला है वारंट केस। वारंट केस 2 क्लॉज एक्स में दे रखा है। ये थोड़े सीरियस केसेस होते हैं, ठीक है, और 2 साल से ज़्यादा की इनकी सज़ा होती है। और यहाँ पे जो क्रिमिनल चार्जेस है ना, पक्के से फ्रेम किए जाते हैं, लेकिन समन केस में ऐसा नहीं होता है। समन केस जो है वो वारंट के समन केस की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें 2 क्लॉज डब्ल्यू में दे रखा है,
और हम बस इसमें यही कह रखा है वो केस जो कि वारंट केस नहीं है। इसका मतलब वो केस जिसकी सज़ा 2 साल से कम होगी या फिर जिसकी सज़ा डेथ पेनल्टी या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे चार्जेस फ्रेम करना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बस जो पर्टिकुलर्स हैं वो अक्यूज को बताना ज़रूरी है। अगला है बेल क्या होता है। बेल क्या होता है, एक तरीके से सिक्योरिटी है रिलीज़ के लिए। बेल एक तरीके से बैलेंस होता है, किसके बीच में बैलेंस होता है, जो अक्यूज है उसके लिबर्टी का और जो इंटरेस्ट है जनरल पब्लिक का कि अक्यूज को जो है पनिशमेंट मिले। ठीक है, तो बेल जो है ग्रांट किया जा सकता है, डिपेंड करता है मैटर कौन सा है और उसके साथ कंडीशंस भी लगाई जा सकती हैं। उसके बाद अगला आता है हमारे पास एंटिसिपेटरी बेल। ये हमारा सेक्शन 438 में दे रखा है। एंटिसिपेटरी बेल, वो देखो एंटिसिपेशन वर्ड यूज किया, एंटिसिपेशन मतलब यहाँ पे जो अक्यूज है वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है अरेस्ट होने से पहले ही। अगर उसे एंटिसिपेशन है या इस बात का शक है कि वो अरेस्ट हो सकता है तो पहले ही बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट इशू कर सकता है। ठीक है, और जो कोर्ट है कंडीशंस लगा सकता है ऐसा बेल ग्रांट करते हुए। जैसे कोर्ट कह देगा कि पासपोर्ट ले लेगा, है ना, कंट्री छोड़कर नहीं जाना। ठीक है, जनरली नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए होता है। फिर अगला है डीड क्या होता है। डीड बेसिकली किसी भी तरीके का लीगल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि किसी तरीके का राइट गारंटी कर रहा होता है दूसरे इंसान को। मतलब उससे हम किसी तरीके का राइट कन्वे कर रहे हैं। जैसे सेल डीड हो गया, सेल डीड से हम लोग क्या कन्वे कर रहे हैं, ओनरशिप कन्वे कर रहे हैं प्रॉपर्टी के। फिर मॉर्गेज डीड हो गया, लीज डीड हो गया, गिफ्ट डीड हो गया, ये सारी चीज़ें। तो ये राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, है ना, यही इसके कुछ कंडीशंस है। दूसरी पार्टी को डिलीवर कर देना चाहिए। फिर अगला क्या है, ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग क्या होता है, हम एक तरीके से किसी डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना। ठीक है, उसके अंदर हम लॉ भी लिखते हैं, फैक्ट भी लिखते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो बोले हुए शब्द रहते हैं वो तो फ्लाई कर जाते हैं लेकिन रिटन वर्ड्स हमेशा ही रहते हैं। ठीक है, तो लीगल डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करना, इसके अंदर लॉ की भी जानकारी लिखनी है, फैक्ट्स भी लिखने हैं, प्रिसाइज होना चाहिए, यही सारी चीज़ें। उसके बाद फिर अगला है प्लीडिंग क्या होता है। प्लीडिंग बेसिकली वो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है ना, जो कि कोर्ट में फाइल किया जाता है जिससे पार्टीज की पोजीशन पता चलती है। मतलब जैसे देखो कोई भी बात होती है कोर्ट में, एक कोई पर्टिकुलर तरीका होता है ना जिससे हम प्रेजेंट करते हैं। जैसे हम नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं ऐसे तो हम कोर्ट में जाकर अपनी बातें नहीं बोल सकते ना, तो वही जो तरीका होता है उसे प्लीडिंग बोलते हैं। प्लेंटिफ के लिए प्लेंट है उसके प्लीडिंग, और जो डिफेंडेंट है उसके लिए उसका रिटन स्टेटमेंट होता है प्लीडिंग। मतलब जिससे दोनों पार्टीज अपनी बातें कोर्ट में रख रहे हैं, मतलब क्या उनका ग्रीवेंस है, क्या उनका राइट वायलेट हुआ है, क्या रेमेडी चाहते हैं, ये सारी बातें प्लीडिंग्स के थ्रू लिखी जाती हैं। ठीक है, प्लीडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से कोर्ट को ये पता चल जाएगा ना कि डिसाइड क्या करना है, वरना तो ऐसे पता ही नहीं चल पाएगा। ऐसे तो हज़ार बातें होती है ना, हज़ार फैक्ट्स हैं, लेकिन इससे जो चीज़ें हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। मतलब एक पर्टिकुलर एक सर्कल बन जाता है, उसी के अंदर घूमना होता है। और फिर अगला है अमेंडमेंट। तो क्या ये जो प्लीडिंग है इसे अमेंड किया जा सकता है, तो ऑर्डर 6 रूल 17 और 18 इस बारे में डील करता है। बिल्कुल अमेंड किया जा सकता है। प्लीडिंग को ना अमेंड बहुत सारे रीजंस की वजह से किया जा सकता है। सपोज पार्टीज ऐड करनी हो तो, है ना, या फिर मान लो कोई पार्टी मर गई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को डालना हो, तो इन सब के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लीडिंग को अमेंड करना पड़ेगा ना। देखो कोर्ट मना नहीं करेगी प्लीडिंग अमेंड करने के लिए। क्यों, इससे क्या होगा कि अब देखो आप अपनी बात इस केस में नहीं कह पाए तो क्या आप दूसरा केस नहीं फाइल करोगे, बिल्कुल फाइल करोगे। तो कोर्ट का कहीं ना कहीं मकसद ये है ना कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को अवॉइड करना, तो कोर्ट अलाउ कर देती है। ठीक है, ट्रायल कमेंस होने के बाद थोड़े मतलब जनरली नहीं करती लेकिन कर देती है, अगर लगता है कि हाँ मतलब पार्टीज की जानकारी में सही में बात नहीं थी और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। अगला है प्लेंट, जो कि ऑर्डर 7 में दे रखा है। प्लेंट क्या है, जो सूट हमारा इंस्टीट्यूट होता है ना, मतलब जो सूट का श्री गणेश होता है वो होता है हमारा प्लेंट से। इसमें बेसिकली जो प्लेंटिफ रहता है अपना क्लेम बताता है, अपने ग्रीवेंसेस दिखाता है, कॉज ऑफ एक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, और प्लेंट में फिर अगला है प्लेंट की क्या क्या एसेंशियल्स है। तो प्लेंट में कोर्ट का नाम लिखा रहता है, ठीक है, जिसमें सूट को इंस्टीट्यूट किया जा रहा है। प्लेंटिफ का आता पता रहता है, डिफेंडेंट का आता पता रहता है, जिससे कि डिफेंडेंट को सम्मन या जो भी नोटिस भेजना है वो भेजा जा सके, उसे इन्फॉर्मेशन दिया जा सके। ठीक है, अगर प्लेंटिफ ऑन साउंड माइंड का है, ये सारी चीज़ें। कॉज ऑफ एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन अगर नहीं है ना तो प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, वो फैक्ट जिससे कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पता चलती है, ये सारी चीज़ें जो रहती है आप रीड कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें बेसिकली जो रहती है हमारे प्लेंट में रहती हैं। फिर अगला है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। तो क्या प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। प्लेंट रिजेक्ट करने का मतलब क्या है? प्लेंट रिजेक्ट करने का मतलब ये है कि अभी आपके सूट को कंसिडर नहीं किया जा रहा है, कुछ कमी है। तो क्या किन किन ग्राउंड्स पे प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है? अगर कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, कॉज मतलब किस बात के लिए आप कोर्ट आए हैं आपने वही नहीं लिखा है, तो
रिजेक्ट ही होगा ना प्लेंट, मतलब सीधी सी बात है, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे आप रिलीफ मांग रहे हैं, आपका रिलीफ अंडर वैल्यूड है, स्टैम्प नहीं है सफिशिएंटली, है ना। और या फिर जो सूट है वो किसी, जो भी आपने सूट जिसके बारे में लिखा है प्लेंट में, वो किसी लॉ में बार्ड है ना, डुप्लीकेट में नहीं फाइल किया, और आपने रूल 9 के प्रोविजंस के साथ कॉम्प्लाई नहीं किया। फिर अगला है रिटर्न स्टेटमेंट, जो कि ऑर्डर 8 में दे रखा है। जो प्लेंटिफ ने प्लेन फाइल किया था, है ना, उसकी जानकारी जो कोर्ट है डिफेंडेंट को देती है, तो डिफेंडेंट भी तो रिप्लाई करेगा ना, डिफेंडेंट भी तो चुप नहीं रहेगा। तो डिफेंडेंट जो रिप्लाई करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट। तो जो भी बातें प्लेंटिफ ने प्लेंट में कही थी, उन बातों का जो रिप्लाई है या उस बातों को जो काटना है, वो कैसे करता है डिफेंडेंट, और रिटर्न स्टेटमेंट से ही करता है। और कोई और नई बात लिखनी है तो वो भी जो है वो अपने रिटर्न स्टेटमेंट में लिखता है। फिर प्लेंटिफ किसे कहते हैं, प्लेंटिफ वो होता है जो पर्सन लॉ सूट फाइल कर रहा है, जो सबसे पहले कोर्ट में अप्रोच करता है। डिफेंडेंट कौन होता है, जिसके अगेंस्ट लॉ सूट फाइल किया जा रहा है ना। यह सब हम सिविल केस की बात करें। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ये जो शब्द है ये सिविल सूट में सिर्फ और सिर्फ यूज होता है। फिर अगला है कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन मतलब रीजन की वजह से आप लोग कोर्ट में गए हैं, किस ग्राउंड पे आप लोग जो है सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि आपका किसी तरीके का लीगल राइट होना चाहिए, और वो लीगल राइट आपका वायलेट होना चाहिए, जिससे कि आपको सू करने का राइट मिलता है, उसे हम लोग बोलते हैं कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है। ये वो एसेंशियल फैक्ट है, अगर ये कोई प्रूफ कर देता है पार्टी अपने फेवर में, तो सूट उसके जो जजमेंट है उसके फेवर में आता है। फिर अगला है मैटर इन इशू। मैटर इन इशू मतलब मेन मुद्दा, ठीक है, कि अगर ये प्रूफ हो गया तो हमारा कॉज ऑफ एक्शन प्रूव हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, एक प्रॉपर्टी है ना। अब एक प्रॉपर्टी है तो क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की रहते हो मर जाता है, तो उसका बेटा क्लेम करता है, कहता है कि मैं इस प्रॉपर्टी का हायर हूँ। फिर दूसरा इंसान भी से क्लेम करता है, वो कहता है कि नहीं, ये जो प्रॉपर्टी मुझे विल के थ्रू दी थी। तब यहाँ पे दोनों की देखो, दोनों के लिए मैटर इन इशू अलग है। एक खुद को हायर प्रूफ करना चाहता है ना, और एक ये कहना चाह रहा है कि उसे एक प्रॉपर विल के थ्रू मिली थी, है ना। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि दोनों के जो वो अगर हम लोग मैटर इन इशू देखें तो दोनों के लिए अलग है, लेकिन जो कॉज ऑफ एक्शन क्या है वो है ओनरशिप, ठीक है। फिर अगला है हमारा सूट। सूट क्या होता है, ये सिविल प्रोसीडिंग होती है, ठीक है, जो कि कैसे शुरू होती है, प्लेन फाइल करके। किस लिए सूट फाइल किया जाता है, सिविल राइट के एनफोर्समेंट के लिए। ये स्टेट के अगेंस्ट भी फाइल किया जा सकता है, इंडिविजुअल के अगेंस्ट फाइल किया जा सकता है। स्टेट के अगेंस्ट तब फाइल किया जाता है जब नॉन सॉवरीन फंक्शंस रहते हैं, ये नहीं कि सॉवरीन फंक्शंस हैं, सॉवरीन फंक्शन जैसे डिफेंस वगैरह, इन सब फंक्शंस के लिए आप लोग सिविल सूट फाइल कर रहे हैं। उसके बाद तो आप अपना हाल खुद ही जान सकते हैं। फिर अगला है रिप्रेजेंटेटिव सूट। ये ऑर्डर 1 रूल 8 में दे रखा है। मतलब इसमें क्या होता है ना कि एक इंसान ना खुद के बिहाफ पे और कईयों के बिहाफ पे इकट्ठे एक ही बार केस फाइल करता है, ठीक है। इसमें बस इंटरेस्ट सेम रहना चाहिए पार्टीज का, ज़रूर नहीं है कि सेम कॉज ऑफ एक्शन हो, ठीक है। लेकिन इसके लिए पहले कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है, और जिन भी पार्टीज के बिहाफ पे सूट फाइल किया जा रहा है उन पार्टीज को नोटिस सर्व करना होगा। फिर अगला है नॉन जेंडर पार्टीज। ऑर्डर 1 रूल 9। अब देखो ये रूल 9 कैसे याद होगा, नॉन तो नौ बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में, तो याद हो जाएगा उससे, ऑर्डर 1 रूल 9। इसमें ये बोला गया ना कि वो पार्टी जो कि नेसेसरी पार्टी है और प्रॉपर पार्टी है सूट के लिए, उसने नहीं ज्वाइन किया, तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉन जेंडर। नेसेसरी पार्टी वो पार्टी रहती है जिसका प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, अगर वो प्रेजेंट नहीं होता है तो हम लोग सूट को एनफोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। और प्रॉपर पार्टी वो है, मतलब एनफोर्स तो किया जा सकता है, लेकिन प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए अगर प्रॉपर पार्टी प्रेजेंट रहेगी तो ज़्यादा बेटर होता है। डिटेल में मैंने इसके बारे में वीडियो बना रखा है, इतना इधर नहीं देखते। मिस जेंडर पार्टीज किसे कहते हैं, मतलब अगर दो या दो से ज़्यादा लोग एज ए प्लेंटिफ या फिर डिफेंडेंट जुड़ रहे हैं इन कंट्रावेंशन ऑफ ऑर्डर 1 रूल 1। ऑर्डर 1 रूल 1 या फिर ऑर्डर 1 और रूल 3, ये किसके बारे में बात करते हैं, जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ और जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट। वहाँ पे ये कहा जाता है कि दो लोग साथ में प्लेंटिफ की तरह ज्वाइन कर सकते हैं अगर उनका कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट है उन लोग के बीच में, या फिर जिस जो मैटर है वो सेम एक्ट और ट्रांजेक्शन से अराइज हो रहा है। तो अगर मान लो दो लोग आपस में जुड़ रहे हैं, दो प्लेंटिफ आपस में साथ में मिलकर केस फाइल कर रहे हैं, 3-4 लोग ऐसे प्लेंटिफ मिलकर केस फाइल कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच का जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ है वो ना ही तो कॉमन है ना ही तो सेम एक्ट और ट्रांजेक्शन, मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, सेम एक्ट और ट्रांजेक्शन भी होना चाहिए और कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट भी होना चाहिए। कुछ दोनों ही चीज़ें, मतलब एक भी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग जुड़ गए और प्लेंटिफ साथ में मिलकर एज अ प्लेंटिफ सूट फाइल कर रहे हैं, तो इसे यहाँ पे मिसजेंडर बोला जाएगा। अगला है, देखो डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है, लेकिन अगर नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो अगर ऑर्डर 1 रूल 1
या फिर ऑर्डर 1 रूल 3 के कंट्रावेंशन में लोग एज ए प्लेंटिफ या फिर डिफेंडेंट जुड़ रहे हैं तो उन्हें मिसजॉइंडर कहा जाता है। ठीक है, फिर अगला है सेट ऑफ, ऑर्डर 8 रूल 6। सेट ऑफ क्या होता है, एक तरीके से जैसा प्लेंटिफ है ना, ये बेसिकली ना मनी रिलेटेड जो मैटर रहता है ना, पैसे से रिलेटेड मैटर रहता है, उसी में होता है सेट ऑफ। तो मान लो प्लेंटिफ जो है पैसे के लिए सूट फाइल करता है, तो डिफेंडेंट क्या करता है ना, वो भी उसके पास में मान लो उधार है, किसका उधार है, मतलब दोनों एक दूसरे के कर्जदार रहते हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ना यहाँ पे एक दूसरे के कर्जदार रहते हैं। ठीक है, प्लेंटिफ के पास भी डिफेंडेंट का पैसा और डिफेंडेंट के पास भी प्लेंटिफ का पैसा है, लेकिन प्लेंटिफ क्या करता है, सूट फाइल कर देता है। तो डिफेंडेंट बोलता है ठीक है, मैं भी इसमें जो है अपना सेट ऑफ लेके आता हूँ, मैं भी जो पैसा है तुम्हारे पास मेरा, उसके लिए मैं भी सूट फाइल कर देता हूँ, तो एटलीस्ट क्लेम तो कम हो जाएगा ना। ठीक है, ये है सेट ऑफ में। एग्जाम्पल दूँ क्या, नहीं समझ आ रहा तो जैसे सपोज एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपके पास ना मेरे 4,000 रुपये थे, ठीक है, और मेरे पास आपके 10,000 रुपये, तो आप मेरे 10,000 रुपये देने से मना कर देते हैं, हम लोगों ने एक दूसरे से उधार लिए। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, कोर्ट में केस फाइल कर देती हूँ। तो अब मैंने 10,000 रुपये के लिए फाइल किया, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप भी बदले में सेट ऑफ फाइल कर देंगे 4,000 रुपये के लिए, तो अब उस 10,000 में से 4,000 डिडक्ट हो जाएगा, अब आप मुझे सिर्फ 6,000 रुपये ही देंगे। ये होता है सेट ऑफ। फिर अगला है रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा ये कहता है कि एक बार जो मैटर डिसाइड हो गया, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उस मैटर को डिसाइड कर दिया है, ठीक है, बहुत सारे इसके एसेंशियल और रिक्वायरमेंट्स हैं लेकिन उसमें नहीं जाते, तो एक बार किसी मैटर को डिसाइड कर दिया गया है तो दोबारा से उसके लिए केस नहीं फाइल किया जाएगा। कोई मार्केट थोड़ी है, यहाँ नहीं पसंद आया तो चलो उस कोर्ट में चलते हैं, है ना। कोर्ट का मतलब मेन मकसद तो ये है ना कि जो सूट्स उनकी मल्टीप्लिसिटी अवॉइड हो, फाइनलिटी मिले जुडिशियल डिसीजन को। अगर जुडिशियल डिसीजन को फाइनलिटी ही नहीं मिलेगी तो क्या फ़ायदा, ऐसे तो पाइलअप होते ही रह जाएंगे केसेस। फिर अगला है डॉक्यूमेंट किसे बोलते हैं। डॉक्यूमेंट मतलब कोई भी राइटिंग, मार्क, फिगर, मतलब ये हमारा सेक्शन 3 में दे रखा है इंडियन एविडेंस एक्ट के, मतलब अगर पत्थर पे भी कोई चीज़ लिखी है ना तो उसे हम लोग डॉक्यूमेंट मानते हैं। ठीक है, फिर फैक्ट किसे बोलते हैं। फैक्ट मतलब कोई भी चीज़, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग, हर चीज़ मान लो फैक्ट होते हैं। कोई चीज़ जिसे हम लोग सेंस कर सकते हैं, ठीक है, मतलब किसी चीज़ की स्मेल आ रही है तो वो भी एक फैक्ट हो गया, कोई चीज़ हम सुन पा रहे हैं वो भी एक फैक्ट हो गया। किसी तरीके का मेंटल कंडीशन जिसके बारे में उस पर्सन को पता है, जैसे कि गुड फेथ में एक्ट कर रहा था या फिर फ्रॉडलेंटली एक्ट कर रहा था। अब ये जो फैक्ट होते हैं ना, दो तरीके के, फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इशू को फैक्टम प्रोबेंडम कहते हैं, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। फैक्टम प्रोबेंडम मतलब कहते हैं मटीरियल फैक्ट, प्रिंसिपल फैक्ट, मेन मुद्दा जो कि प्रूव होना होता है। ठीक है, इससे जो पार्टीज रहते हैं उनके राइट्स एंड लाइबिलिटीज पता चलती है। फिर अगला है फैक्टा प्रोवेंशिया, इसे हम लोग रिलेवेंट फैक्ट बोलते हैं। ये मेन मुद्दा नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन मेन मुद्दे को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए ये ज़रूरी रहते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रूव्ड किसे बोलते हैं। प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, ये सब हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट में दे रखा है। प्रूव्ड हम उसे बोलते हैं मतलब कोई चीज़ कोर्ट एकदम मान चुकी है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस से मान चुकी है, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रूव्ड। डिसप्रूव्ड क्या होता है कि कोर्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इस बात को मान चुकी है कि ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिसप्रूव्ड। नॉट प्रूव्ड एक तरीके से ग्रे एरिया है, मतलब यहाँ पे फैक्ट ना ही तो प्रूव्ड है ना ही तो डिसप्रूव्ड है। फिर अगला है मीन प्रॉफिट, सेक्शन 2 क्लास 12 में दे रखा है सीपीसी के। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी इंसान, सपोज मेरी कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैं उसकी लॉफुल ओनर हूँ, अब आप क्या करते हैं, उस प्रॉपर्टी की आप पोजेशन ले लेते हैं रॉन्गफुली। मैंने आपको अथॉरिटी नहीं दी है, ना ही आपके पास अथॉरिटी लॉ से आई है, आप रॉन्गफुली उसके पोजेशन में रह रहे हैं। तो आप मान लो 1 साल के लिए रह रहे हैं मेरी प्रॉपर्टी में, ठीक है, तो अब 1 साल जो आप रहे हो वहाँ पे, मैं आपसे क्या उसका रेंट नहीं लूंगी, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मीन प्रॉफिट। ठीक है, तो मतलब रॉन्गफुल पोजेशन होना ज़रूरी है। अगला है रिव्यू। रिव्यू क्या होता है, मतलब इसमें ना जो केस रहता है, मान लो जिस जज ने डिसाइड किया और जिस कोर्ट में डिसाइड हुआ है, वही जज दोबारा से इसे री एग्जामिन करता है उस मैटर को। ठीक है, सेम कोर्ट में सेम जज उसे री एग्जामिन करता है, उसे बोलते हैं हम लोग रिव्यू। अब हर बात के लिए रिव्यू नहीं होता। रिव्यू मतलब एक तरीके से मौका नहीं है कोर्ट के पास कि मतलब मौका मिल चुका है दोबारा से एकदम ही कुछ अलट पलट कर दे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो कुछ ही मैटर से मिलता है रिव्यू, जैसे कि सपोज कोई ऐसा मतलब एरर हो चुका है जो कि सामने दिख रहा है, हम डॉक्यूमेंट देख रहे हैं ना, हमें साफ पता चला कि हाँ यहाँ पे गलती हो गई है। ठीक है, या फिर मान लो कोई नया एविडेंस मिल चुका है जो कि पहले सही में पार्टीज को नहीं पता था, लापरवाही का नतीजा नहीं था, वो सही में नहीं पता था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ठीक है, और या फिर कोई और सफिशिएंट रीज़न। ठीक है, फिर अगला है रिवीजन। रिवीजन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो सबॉर्डिनेट कोर्ट रहती है ना, वो अपनी जुरिस्डिक्शन ना क्रॉस कर जाए। ठीक है,
तो इस चीज़ को देखा जाता है। तो रिवीजन जो बेसिकली हमारे जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड, कि जुरिस्डिक्शन अपनी क्रॉस ना करे। फिर अगला है रेफरेंस। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट रहता है, कोई भी मैटर डिसाइड करता है, ठीक है, उसे किसी तरह का कन्फ्यूजन अराइज होता है लॉ के बारे में, उसे लगता है कि ये जो लॉ है, ये कोई भी एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, ये वर्ड डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन उनकी स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा, या फिर किसी लॉ के बारे में कोई कन्फ्यूजन रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड सवाल रहता है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ रहता है, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट खुद ना उसे डिसाइड करके वो हायर कोर्ट का ओपिनियन मांगती है, मतलब हाई कोर्ट का ओपिनियन मांगेगी, है ना, कि इसमें क्या फैसला सुनाना चाहिए। फिर अगला है कन्वेंसिंग। ये सेक्शन 2 क्लॉज 10 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट में दे रखा है। हर वो इंस्ट्रूमेंट जिससे कि प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, उसे ट्रांसफ़र किया जाता है, ये लिविंग पर्सन्स के ही बीच में होता है, ठीक है। जैसे अडॉप्शन डीड, पावर ऑफ अटॉर्नी टू एडवोकेट, ये होते हैं हमारे कन्वेंसिंग। फिर अगला है एफिडेविट। एफिडेविट किसे बोलते हैं? ये बेसिकली एक तरीके का स्वॉन स्टेटमेंट रहता है, ऑर्डर 19 में दे रखा है, ठीक है। इसमें मतलब जो भी पार्टी एफिडेविट दे रही है, वो जो बातें लिख रही है ना, अपने नॉलेज के हिसाब से लिख रही है, ये नहीं कि सुना था कहीं से ऐसे करके, मतलब जो भी बातें लिख रही है उसके नॉलेज के हिसाब से वो जो बातें हैं वो सही है, ठीक है। साइन होता है, सील्ड होता है, मतलब कोई भी मटेरियल बातें नहीं छुपाई जा रही हैं, ठीक है। जो भी इंसान इसे साइन कर रहा है वो सारी बातें उसके नॉलेज में करेक्ट है। फिर अगला है ऑर्डर। ऑर्डर किसे बोलते हैं? अब यहाँ पे ऑर्डर, जजमेंट, डिक्री बेसिकली हम लोग साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं आपको तीनों चीज़ें बता देती हूँ और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो क्या होता है ना, जब भी ऑर्डर ना, एक पर्टिकुलर केस में कई ऑर्डर रहते हैं, मतलब इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर भी होता है और फाइनल ऑर्डर भी होता है। इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर मतलब मैटर के अभी मैटर चल रहा है, बीच में जब किसी तरीके का ऑर्डर देते हैं कोर्ट, तो उसे बोलते हैं इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर। ये जो ऑर्डर्स रहते हैं ना, बेसिकली कोर्ट क्यों पास करती है? कोर्ट इस वजह से पास करती है कि वो जो लीगल प्रोसीडिंग चल रहा है उसे रेगुलेट कर सके। मान लो हम लोग के बीच में जो है केस चल रहा है, मुझे आज कोर्ट जाना था लेकिन मैं जाती नहीं हूँ, तो अब ऐसे करके मैं बार बार नहीं जा रही, है ना, और आपका राइट मेरी वजह से वायलेट हो रहा है, तो कोर्ट मेरे ऊपर कुछ तो डिसीजन लेगी ना, कुछ तो मेरे अगेंस्ट ऑर्डर पास करेगी ना। कोर्ट कहेगी कि ठीक है, अगली बार मुझे इस तारीख को प्रेजेंट होना है, इतने फाइन के साथ प्रेजेंट होना है। तो ये क्या है? ये ऑर्डर है। मतलब यहाँ पे हमारी पार्टीज के बीच की राइट एंड लाइबिलिटी नहीं डिसाइड हो रही है, ना आपका राइट डिसाइड हो रहा है ना मेरा राइट डिसाइड हो रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा ना, लेकिन एक तरीके से लीगल प्रोसीडिंग को रेगुलेट किया जा रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। आई होप ऑर्डर समझ आ गया। तो ऑर्डर से राइट वाइट नहीं पता चलता, लेकिन एक तरीके से मॉनिटर करती है कोर्ट, है ना, जो हम लीगल प्रोसीडिंग जो है उसे रेगुलेट करती है कोर्ट। वरना तो ऐसे अगर लीगल प्रोसीडिंग रेगुलेट ही नहीं कर पाई, मैं आऊँगी ही नहीं, तो आपका राइट नहीं हम पर होगा क्या? वैसे भी ये सारे सिविल केसेस होते हैं ना। फिर अगला होता है जजमेंट। अब जजमेंट ना, जजमेंट पास करने से पहले जो कोर्ट है डिक्री और ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए पास करती है। मतलब ये एकदम फाइनल स्टेप, मतलब कोई मामला था ना पूरा मैटर, अब जब मैं बोलूँ कि उसका एकदम जो आखिरी स्टेप होता है वो होता है जजमेंट। इसमें क्या कहते हैं कि इसमें सब चीज़ रहती है, इसमें फैक्ट्स रहते हैं, ठीक है, क्या इशू रहता है, इशू भी इसके अंदर रहता है। फिर कोर्ट अपना इशू, क्या कोर्ट का डिसीजन आया है, क्यों ये डिसीजन है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये सब चीज़ें हमारे किस में रहती है? जजमेंट में। मतलब जजमेंट बहुत बल्कि डॉक्यूमेंट होता है, इससे बात साफ पता चलती है, ठीक है। और फिर ये अपीलेबल नहीं होता है, ठीक है, और इस मतलब ना ही इसका एग्जीक्यूशन होता है। इसमें इश्यूज रहते हैं, उसका आंसर रहता है, क्या उसके पीछे का रीज़न, ये सब चीज़ें क्या रहती है हमारी जजमेंट में। अगला है डिक्री। अब एक बात बताओ, जजमेंट ना बहुत बल्कि डॉक्यूमेंट रहता है, उसमें इतनी सारी चीज़ें लिखी रहती हैं ना, इतनी सारी चीज़ लिखी। अब मैं एक लेमैन हूँ, मेरे को समझ आ पाएगा क्या? एक बात बताओ, इतने सारे पन्नों का है भाई, मुझे कैसे पता चलेगा? मतलब मान लो मेरा राइट भी मेरे को मिल गया, मान लो, ठीक है, या फिर चलो आपको ही आपका राइट मिल गया, अगर मुझे जजमेंट पढ़ के पता कैसे चलेगा, है ना? हम लेमैन के लिए समझना तो इतना आसान नहीं होता ना। तो बेसिकली क्या एक्चुअली में होगा, मतलब क्या इन्फोर्स होगा, क्या चीज़ें होनी है, क्या चीज़ें नहीं होनी, मतलब जो फाइनल आउटकम है, बस आउटकम, क्या मैं कह रही हूँ? आउटकम, क्या राइट डिसाइड हुआ है, क्या चीज़ मेरे फेवर में डिसाइड हुई है, क्या चीज़ मेरे अगेंस्ट में डिसाइड हुई है, ठीक है। किस मान लो फाइन देना है किसी को, तो किसको कितना फाइन देना है। तो जो एकदम शॉर्ट पार्ट नहीं रहता, जो इफेक्टिव पार्ट, जो ऑपरेटिव पार्ट, मतलब जैसे एग्जीक्यूट करना होता है, वो हमारा डिक्री में लिखा रहता है। इसमें जो पार्टीज रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें पार्टीज के राइट्स और लाइबिलिटीज रहती हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारा डिक्री। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।